नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने शुरू किया है दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा के लिए साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, और साइकोलॉजी के इस सिलेबस में आज हम बात करने वाले हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में। यहाँ यूनिट अपनी फर्स्ट का सिलेबस चल रहा था। इस यूनिट में से हमने वृद्धि और विकास की संकल्पना को डिस्कस किया, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांतों को हमने देखा। अभी अपनी बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे यहाँ इसके अंदर विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में दे रखा है। पहले हम डिस्कस करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक, और फिर हम एक टॉपिक में परिवार और विद्यालय के संबंध में जो भी चीजें हो सकती हैं उनको समझेंगे और उनसे अधिगम का संबंध भी स्थापित करेंगे, और इस तरह से अपना ये जो पहला टॉपिक है वो अपना पूरा हो जाएगा। चलिएगा शुरू करें क्लास को। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा कंटेंट तो इसमें नहीं है, समझने वाला है। और इस तरह का टॉपिक है कि ये सामान्य सी बातें हैं जो हमें सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य है एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को कवर करना ताकि कुछ रहे नहीं। तो हम उसी तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करने वाला है। तो यहाँ पर हम देखें कि बालक का जो विकास है उसके ऊपर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो बालक जब देखिएगा माता के गर्भ में होता है तभी से उसका अभिवृद्धि और विकास उसका हो जाना स्टार्ट हो जाता है। अब उसके अंदर हम दो तरह के कारक मानते हैं। एक तो अपने मानते हैं आंतरिक कारक, और दूसरे मानते हैं अपने बाह्य कारक। आंतरिक कारक अपने वो लेंगे जो उसे बालक को डीएनए से मिले हैं, माता पिता से मिले हैं, यानी जैसे शरीर है, बुद्धि है, वो उसका आंतरिक रहेगा। बाह्य रहेगा जो उसका वातावरण से, खाने पीने से, यानी बाहरी चीज़ों से जो प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो शरीर है वो दो चीज़ों से प्रभावित हुआ है, एक वंशानुक्रम से और दूसरा वातावरण से। दो ही हैं जिनसे प्रभावित हो सकता है। एक तो हमें विरासत में क्या मिला है, और दूसरा हमें बाह्य चीज़ों से वातावरण हमें कैसा मिला है, और इन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम के विषय में। वंशानुक्रम को अपने कह सकते हैं जैविकीय कारक, हम इसे और क्या कह सकते हैं, जैविकीय कारक कह सकते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारक हम इसी को लेंगे। जब गर्भाधान होता है तो बालक को जो गुण है उसके पूर्वजों से, माता पिता और पीछे से जो भी डीएनए में चल रहा है, वो जो चीज़ें, जो गुण उन्हें प्राप्त होते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं आनुवंशिकता। उनके लिए एक और शब्द आता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता को सामान्य से शब्दों में हम समझे, जो चीज़ें हमें जन्मजात मिली है वो सारी आनुवंशिकता में आती है। अब यहाँ सिंपल सा ये रह जाएगा कि वंशानुक्रम का प्रभाव क्या। बिल्कुल जैसे माता पिता होंगे उनका प्रभाव तो बच्चों के ऊपर आता ही है। ज़्यादातर आपने देखा होगा, अगर माता पिता लंबे हैं तो संतानें भी लंबी हो जाएंगी, वो छोटे हैं तो बच्चे छोटे हो जाएंगे। माता पिता का कलर जैसा है वैसा बच्चों का कलर हो जाएगा। बुद्धि का भी प्रभाव आता है। हम कहीं भी सब में नहीं आता, नहीं आता, लेकिन आता तो है। हम इसको, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। 100 में से 60 लोगों पे भी प्रभाव पड़ता है, तो पड़ा तो ना। हम तो सारे टॉपिक को देख रहे हैं, हम तो सारे फैक्टर देख रहे हैं ना, कौन कौन सा कारक उसको प्रभावित करने वाला है। तो वंशानुक्रम से जो है वो बालक प्रभावित होता है, जो जैसे माता पिता होंगे वैसा आ जाएगा। और ये एक स्टेटमेंट है, मानव विकास में पोषण की अपेक्षा आनुवंशिकता सबसे सशक्त कारक है। ये कहा था गाल्टन महोदय ने। किसका कहा हुआ है? ये गाल्टन महोदय का कहा हुआ है। तो इनके हिसाब से हम देखें तो ये पोषण की अपेक्षा भी किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? आनुवंशिकता को। हाँ भाई, ये कहते हैं भी जैसे माता पिता से डीएनए में आ गया, जैसा बच्चा बन गया वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज तो किया जा नहीं सकता है। दूसरा हम लेंगे जन्म का क्रम। अब देखिएगा जन्म के क्रम का क्या फर्क पड़ेगा। जहाँ एक संतान है उसमें तो अब क्रम अपने कौन सा बनाए, लेकिन एक माता पिता की मानो 3-4 संतानें हैं तो हम देखें, मानिएगा 3 रहा, 1, 2 और 3, ये सबसे बड़ा बच्चा हो गया और बाकी दोनों क्या हो गए? छोटे हो गए। तो इनकी अपेक्षा, पहले की अपेक्षा 2 और तीसरे का जो विकास है वो ज़्यादा
बेटर अच्छे से होगा, ज़्यादा बढ़िया तरीके से होगा। क्योंकि यहाँ इस बच्चे देखिएगा, सबसे पहली बात तो यही है कि माता पिता कि जब पहली संतान हुई वो भी अनुभवहीन होते हैं, कैसे पालना है, क्या समस्याएं आती हैं वो उन्हें नहीं पता होता है। लेकिन एक बच्चा पलने के बाद में वैसे ही क्रियाएं चलनी है सारी, तो दूसरे बच्चों को हैंडल करने में उनको दिक्कत नहीं आती, उनके पालन पोषण में दिक्कत नहीं आती। और दूसरा कि ये छोटे हैं ना, तो ये छोटे वाले इस बड़े वाले का अनुकरण करते हैं, इसका अनुकरण करके सीख जाएंगे। इनको ये संभाल लेता है तो माता के अलावा उसको कोई और संभालने वाला भी होता है, तो सार संभाल उनकी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो बाद वाले बच्चे में ज़्यादा अच्छे से जो है विकास होगा। अब हमें ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, जन्म के क्रम के अंदर ये अपने रहेंगे, बाद वाली जो भी संतान है उनका विकास ज़्यादा अच्छे से होगा। तीसरा जो इसमें अपना रह जाता है वो रह गया बुद्धि, इंटेलिजेंसी। और ये हमने पहले भी बात की, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ मन होगा तो शरीर का स्वस्थ विकास होता है। और ये एक सीधा सा फैक्टर होता है कि जो बच्चा जल्दी बोलना सीख लेगा मतलब वो इंटेलिजेंट है, या हम यूँ कहें जिसकी बुद्धि ज़्यादा होगा वो जल्दी चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा, वो सारी क्रियाएं वो जल्दी सीख जाता है। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, बुद्धि के अंदर जिस भी बच्चे की बुद्धि कैसी होगी, कुशाग्र होगी, वो जल्दी बोलना और चलना सीख जाएगा, वो जल्दी चलना और बोलना सीख जाएगा, वो जल्दी सीखेगा बाकियों से। तो मंदबुद्धि वाला बहुत पीछे चलेगा और बुद्धिमान जो होगा वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि सीखने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो इंटेलिजेंसी का फर्क जो है वो इसके ऊपर आता है। फिर हम बात करते हैं आयु का। आयु का देखिएगा क्या हुआ, आयु का प्रभाव पड़ता है। हम देखें, अभी हम सिर्फ जन्म आदि पर ही देख रहे हैं, लेकिन एज के साथ साथ उम्र के जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो शारीरिक विकास की गति और स्वरूप में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हम जैसे बात करें कि छोटे बच्चे का शरीर तो लचीला होता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो कठोर होना शुरू हो जाते हैं। और विकास जैसे हम शरीर का पहले 18 साल तक तो बढ़ता ही है, बाद में बढ़ना रुक ही जाता है। शरीर में तो कोई और लंबाई नहीं बढ़ती उसकी, कुछ शरीर का आकार वैसे नहीं बढ़ता है नॉर्मली। तो उम्र के हिसाब से वो फर्क पड़ेगा। बुद्धि जितनी वो एज उसके जाती जाएगी, उसके अनुभव से उसमें वृद्धि होती चली जाती है। तो मानसिक विकास भी आयु से प्रभावित होता है, शारीरिक विकास भी आयु से प्रभावित होता है। हम कह सकते हैं कि पूरा विकास जो है वो आयु के अनुसार गति उसकी कम या ज़्यादा जो है वो हमें देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं खेल और व्यायाम, गेम और एक्सरसाइज का बहुत बढ़िया योगदान रहता है। हम कहें भी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, तो स्वस्थ शरीर कैसे रहेगा, शारीरिक विकास व्यायाम से होता है। जितना बच्चा व्यायाम करेगा, खेलेगा, कूदेगा, तो इसीलिए देखिएगा विकास अच्छा हो, इसीलिए सरकार ने भी देखिए नो बैग डे बना रखा है। स्कूलों के अंदर जो गेम्स के पीरियड होते हैं, प्ले ग्राउंड बनाए जाते हैं, अगर उसका लेना देना नहीं होता तो स्कूलों में इतना महत्व उसको क्यों दिया जाता। व्यायाम तो देखिएगा हर उम्र के लिए आवश्यक है, लेकिन खेल और व्यायाम दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती हैं, और स्वस्थ शरीर रहेगा तो मन भी आपका जो है वो पूरी तरह से एक्टिव रहता है। फिर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो ये अंतःस्रावी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो अलग अलग रस का स्राव करती हैं। वो रस जो है वो हमारे एड्रेनलिन हो गई या बहुत सारी हमारी पीयूष ग्रंथि हो गई, इन सभी से जो भी रस निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से, उनसे हमारा जो बॉडी है वो इफेक्टिव होता है। जैसे कुछ एक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो शरीर के विकास के लिए ज़रूरी होती है, हाइट के लिए ज़रूरी होती है। अब उन हार्मोन्स जो उनमें से निकलते हैं, इन ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं वो प्रॉपर नहीं आई तो फिर काफ़ी दिक्कतें होने की संभावना भी रहती है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शरीर के वृद्धि के लिए, आकार के लिए, सभी चीज़ों के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव आता है। फिर हम बात करें पोषण की, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पोषण यानी कि खाना पीना। पोषण के अंदर है कि जो शरीर के लिए जो हम कहें भी पोषक भोजन कौन सा है, एक इस चीज़ को समझिएगा
कि पोषक भोजन कौन सा है। पोषक भोजन कौन सा होगा? पोषक भोजन वो होगा जो क्या होगा? संतुलित होगा। तो हम कैसे कहें भी संतुलित मात्रा, संतुलित भोजन क्या कौन सा है? तो इसमें जिसमें भी देखिएगा विटामिन प्रॉपर मात्रा में हो, प्रोटीन्स प्रॉपर मात्रा में हो, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर मात्रा में हो, मिनरल्स जो है वो प्रॉपर मात्रा में हो, जल हो, मतलब जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक है वो सारी चीज़ें एक उपयुक्त अनुपात के अंदर जिस खाने में मौजूद हो वो एक पोषक भोजन होता है। उससे हमारी बॉडी को पूरा पोषण मिलेगा, इससे ही हमारे शारीरिक विकास के अंदर योगदान मिलता है। तो पोषण से ही हमारा शारीरिक विकास अच्छे से होगा। अगर पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं आएगी। और अगर पोषक तत्व सही नहीं मिल रहे हैं तो मतलब पोषण सही नहीं होगा और हमारा बच्चा किसका शिकार हो जाएगा? कुपोषण का। कई बच्चे आपने देखा होगा ना, आंतड़ियाँ निकली रहती हैं, दुबला पतला सा, और ऐसे हो जाते हैं। कुपोषित बालक के अंदर क्या रहेगा? उसको भोजन या तो मिलेगा ही नहीं, पूरा पेट भर के भोजन नहीं मिलता और खराब होता है, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसके कई कारण हैं। कुपोषण का शिकार होने के बहुत ज़्यादा उसको काम करना पड़ता हो तो भी हो सकता है। उसका जो एनवायरनमेंट है वो भी, मान लीजिए कोई गंदी बस्ती में रह रहा हो तो भी कुपोषित हो सकता है। परिवार की परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है, भोजन से संबंधित कुछ गलत आदतें हों, जैसे खाना खाते ही पानी पीना है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ और खाना। तो इन सभी से जो है बच्चे का पोषण प्रभावित होता है और बच्चा कुपोषित हो सकता है। और अगर कुपोषित होगा तो शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए सरकार भी कई प्रकार के प्रयास करती है जिन्हें हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लिंग के आधार पर प्रभाव पड़ता है, मेल और फीमेल, अलग अलग आयु के अंदर हमने देखा था कि प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय जैसे हम देखते हैं कि बालकों का आकार बड़ा होता है, लेकिन बाद में बालिकाओं का पहले शारीरिक विकास हो जाता है और बालकों का शारीरिक विकास जो है वो बाद में आता है। हम 18 और 21 का अपने मानते हैं आयु का। 18 वर्ष के अंदर लड़कियों में मेच्योरिटी आ जाती है, 21 में लड़कों में आते हैं। तो मैं ऐसा कह सकते हैं कि लड़कियों के अंदर मेच्योरिटी जो है वो लड़कों से पहले आ जाती है, ऐसा माना जाता है। तो लिंग के आधार पर भी प्रभाव पड़ता है पुरुष स्त्री होने से। प्रजाति की अगर हम बात करें तो प्रजाति सबकास्ट जो है एक तरह का, तो ये देखिएगा हेरिडिटी ही हो गई, वंशानुक्रम ही हो गया कि किस प्रजाति में वो पैदा हुआ है उसी के लक्षणों को लेकर के आता है, तो इससे भी उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा भयंकर रोग और चोट, देखिए बचपन में कई बार देखते हैं ना, कोई बच्चा जो है पतला सा रह जाता है, कहते क्या जी ये बचपन में बहुत बीमार हुआ था ना तो ऐसा हो गया था, उस समय इसको चोट लग गई थी जिसके कारण इसका विकास नहीं हुआ। कोई भयंकर चोट लग गई, कोई भयंकर रोग हो गया उसको, तो भी जो है बालक के विकास में बाधा आती है, पूरी तरह से नहीं हो पाता है। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, हालांकि वंशानुक्रम और वातावरण में हमें इसे और भी समझना पड़ेगा, लेकिन वातावरण जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट अपने इसमें टॉपिक मान करके चलते हैं। जैसे मानिएगा किसी भी बच्चे को जो है शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, पोल्यूशन खूब है उसके आसपास में, प्रॉपर मात्रा में लाइट ही नहीं मिल रही है, प्रकाश उस तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, ऐसी जगह पे वो रह पा रहा है, तो भी उसका जो है विकास प्रभावित होता है। जो जैसे अब इस वातावरण में सारे आ गए ना, सारे कौन कौन से, उसका देखिएगा जिस सांस्कृतिक वातावरण में वो रहता है, पारिवारिक वातावरण में, विद्यालयी वातावरण में, सामाजिक वातावरण में, धार्मिक वातावरण में, राजनीतिक सभी चीज़ों का प्रभाव जो है वो उसके विकास पर कहीं ना कहीं पड़ता है। तो सभी चीज़ें मिलकर के उसे प्रभावित करती हैं। तो एक बहुत ही आसान सा टॉपिक था, विकास को प्रभावित करने वाले कारक इतने ही हैं और ज़्यादा हमें यहाँ कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है भी नहीं। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा, क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी, और सच में उपयोगी रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने एक नई क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।